नमस्कार। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। उसी इंडिया गठबंधन की जिसको तोड़ने के लिए वे लोग कोशिश में लगे थे, जो अकेले सब पर भारी होने का दावा ठोक रहे थे। वे लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन उनको यह बात समझ में आने लगी थी कि जो विपक्षी दलों की एकजुटता इंडिया गठबंधन के नाम पर बन रही है, ये उनके झूठ के तमाशों पर भारी पड़ सकती है। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले कोशिश उनके लिए की, जिनके लिए खिड़की और दरवाजे सब बंद रखने की बात की थी, नीतीश कुमार। उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया। अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, जाने क्या अंदर-अंदर चल रहा है, लेकिन जो एक अकेला सब पर भारी होने का वादा कर रहे थे, वो उन्होंने गठबंधन के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। लेकिन उसी बिहार ने, जिसने इंडिया गठबंधन का स्वप्न देखा, उसको साकार करने के लिए पहली बैठक की, उसी इंडिया गठबंधन के केंद्रीय धुरी नीतीश कुमार को तोड़ करके जिल्लेला ही ये सोचते थे कि विपक्षी दलों को डिमोरलाइज कर देंगे, हौसला तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा तनिक भी न था कि उसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जमीन केवल भारत रत्न देने से उन लोगों के साथ कतई खड़ी होने वाली नहीं है, जिन्होंने कल तक कर्पूरी ठाकुर और उनके सपनों को गालियां दी थी। जगदेव बाबू की जमीन, समाजवाद की जमीन, समाजवादी नेताओं के साथ खड़ी है, जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, करवाई, सुनवाई की बात करके राजनीति करना चाहते हैं। और इसलिए जैसे ही गठबंधन टूटा, तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने तुरंत पूरे बिहार में 10 दिन में 3400 किलोमीटर की यात्रा, जन विश्वास यात्रा की और 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली की। और उसने पूरे देश के लोगों में यह आत्मविश्वास भर दिया कि इंडिया गठबंधन इतना कमजोर नहीं है जितना टीवी चैनल और संविधान विरोधी लोग दिखा रहे हैं। उस गठबंधन की रैली में एक तरफ केंद्र में बैठे थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके बगल में बैठे थे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे। उसी मंच पर एक तरफ बैठे थे आदरणीय तेजस्वी यादव, तो उनके बगल में बैठे थे आदरणीय अखिलेश यादव और दोनों के साथ बैठे थे आदरणीय राहुल गांधी। और बाकी लेफ्ट पार्टियों के सीपीआई, सीपीएम, माले, उनके सभी नेता आसपास बैठे और वो रैली इस बात का पैगाम देती हुई कि 2024 का चुनाव लकीर खींच करके लड़ा जाएगा। एक तरफ संविधान को बदलने वाले लोग, जिसे अखिलेश यादव जी की टर्मिनोलॉजी में अगर कहा जाए, जो उन्होंने उस मंच से भाषण देते हुए कहा कि एक तरफ संविधान के रक्षक हम सब खड़े हैं, तो हमारी लड़ाई दूसरी तरफ खड़े संविधान के भक्षक लोगों से। अच्छा, अब इसका थोड़ा विश्लेषण हम करेंगे कि इस बात को देश की जनता कितना समझेगी और कैसे इंडिया गठबंधन अब इसकी रणनीति बनाकर आगे ले जाने वाला है। तो रणनीति की केंद्रीय धुरी थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने पिछले 1-2 साल में साबित किया है खुद को, और मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो 2020 के चुनाव से बिहार ने अपना एक नया जननेता हासिल किया है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। 2020 के चुनाव में अकेले तेजस्वी यादव एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कई कई हेलीकॉप्टर, कई कई सांसद, विधायक, और उनसे लड़ रहा था एक अकेला नेता। 12,000 वोटों की मार्जिन होती है, कई तरह की साजिशों की कहानियां आती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाती। और उसी सरकार बनाने के चुनाव में उन्होंने नारा दिया था कि एक दस्तखत से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी रोजगार देंगे। और जब गठबंधन में शामिल होकर के डिप्टी सीएम बनते हैं, तो उसी ने 5 लाख, लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। तो इस मंच का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने इस संदेश को बिहार ही नहीं पूरे देश में देने की कोशिश की कि हमें मौका मिलेगा तो हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे।
और उस सरकारी नौकरी देने के बाद इस महागठबंधन और इंडिया अलायंस के लोगों के लिए एक ताकत और हिम्मत बनकर के सामने आई। और तेजस्वी यादव ने इसी बात को इस मंच से बार बार कहा और इससे एक पैगाम गया, एक आत्मविश्वास की बात तो उन्होंने कही कि लालू यादव के होने का मतलब क्या है, बिहार में लोगों को आत्मविश्वास दिया, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ों को, गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, मजदूर को आत्मविश्वास देकर बोलने और लड़ने लायक बनाने वालों की समाजवादी विरासत को तेजस्वी यादव ने याद किया और इसका पैगाम पूरे इंडिया गठबंधन के साथ इस मीटिंग में देने की कोशिश की कि ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है। तो इस इंडिया गठबंधन की बैठक ने बाकी कुछ किया हो न किया हो, लेकिन जो पूरे देश में विपक्षी दलों में निराशा की एक लहर राजनीतिक रूप से चल रही थी, उसे आशा में तब्दील करने का काम किया। और इसीलिए इस सवाल को जब अखिलेश यादव जो इस रैली में शामिल थे, उन्होंने इस सवाल को उठाते हुए जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 60,000 वैकेंसी, 60 लाख लोग उस वैकेंसी को भरे, 60 लाख फॉर्म भरे, बसों में लद करके सामान की तरह, ट्रेनों में फर्श पर बैठ करके, रेलवे स्टेशन पर जिस शहर में सेंटर था वहां रेलवे स्टेशन पर रात गुजार करके, आंख फोड़ने तक की मेहनत करके 10 बाय 10 के कमरे में रहने वाले नौजवान इतनी मेहनत करके परीक्षा देने पहुंचे कि परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हमारी नौकरी से हमारी झोपड़ी का भाग खुल जाएगा। इतनी मेहनत की और उस मेहनत के बाद क्या हुआ? पेपर लीक। तो अखिलेश यादव जी ने उचित सवाल उठाते हुए ये कहा कि नौजवानों, तुम्हें रोजगार देने की बात कैसे होगी? कैसे तुम्हारे झोपड़ी के भाग खुलेंगे? और उन्होंने कहा कि यूपी में पेपर लीक हो रहा है, बिहार में समाजवादियों की सरकार बनी तो बिहार में नौकरी मिले। तो अब इंडिया गठबंधन ने कल की रैली से, मतलब 3 मार्च की रैली से यह तय किया कि नौकरी के सवाल को नौजवानों के सवाल से जोड़ करके एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और इसका पैगाम देकर इंडिया गठबंधन को एक ताकत देने का काम बिहार की गांधी मैदान की रैली ने किया और वो ताकत इस रैली के साथ हासिल हुई। एक तो इसका पूरा पहलू ये है। दूसरी बात राहुल गांधी जी ने कही। राहुल गांधी जी ने कहा कि लकीर खींचकर लड़ाई का मतलब क्या है? एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है जो पूरे देश को या तो निजी हाथों में बेच रही है या आपस में नफरत बांटकर लोगों को लड़ा रही है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है और जाति जनगणना से भाग रही है। इसलिए जाति जनगणना के सवाल के साथ आरएसएस की विचारधारा से देश को बचाने के लिए जाति जनगणना के मुद्दे पर खड़े होकर 90% लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, और यही चीज इस गठबंधन की सूत्र बन गई है और ये समाजवाद का विचार है। आज अगर मुझे ये देखना हो कि ये उत्तर भारत के 3 नेता, मैं बार बार इसको दोहराता जा रहा हूं, 3 बड़े नेता हैं, बाकी और भी तमाम लोग इसमें शामिल हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, और ये गठबंधन की जान है। आज के विश्लेषण में एक चीज जोड़ना चाहता हूं, याद करिए बिहार की बात हो रही है। जिस दिन नीतीश कुमार ने यह घोषणा की कि वो गठबंधन तोड़ रहे हैं और एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, उसी दिन, हालांकि तब तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ था, फिर भी अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ 11 सीटों पर बातचीत फाइनल, मजबूत गठबंधन तय, बाकी के लिए आगे कोशिश जारी। यानी जिस दिन गठबंधन में निराशा का दिन था, हतोत्साहित होने का दिन था, अखिलेश यादव जी ने उस समाजवादी विचार के भारत को बनाने के लिए उसी दिन एक उत्साह और उम्मीद का ट्वीट किया था। बहुत लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन न हो, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन न हो। बहुत सारे लोग काम पर लगा दिए गए, लेकिन फिर भी दो स्वप्न दृष्टाओं ने, समाजवाद के स्वप्न दृष्टाओं ने अपनी दूरदर्शिता से 17 सीटों और 63 सीटों पर गठबंधन कर लिया। तो उत्तर प्रदेश, जहां इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत है, उत्तर प्रदेश जहां अगले चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है,
उत्तर प्रदेश जिसमें बीजेपी अयोध्या मथुरा काशी करके पूरे देश को धर्म के नाम पर वोट डालने के लिए मजबूर कर रही है, उस उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो वो समाजवादी और सामाजिक न्यायवादी संविधानवादी इस गठबंधन के पास ही वो क्षमता है। और उस गठबंधन के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरा तो अखिलेश यादव हैं। और अखिलेश यादव जी ने इस मंच का इस्तेमाल करते हुए लकीर खींचकर लड़ाई लड़ने के लिए कहा कि एक तरफ संविधान के भक्षक खड़े हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ संविधान के रक्षक खड़े हैं और उन सारे लोगों को अब एक मंच पर आने की जरूरत है जो इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं। तो अब आप इन तीनों को जोड़ करके एक विश्लेषण करिए और इसको जरा आप भी विचार करिएगा। राजनीति चुनाव जीत हार की मात्र नहीं होती, समीकरणों की होती है। बीजेपी चाहेगी कि पूरी राजनीति दो विषयों पर केंद्रित रहे, मोदी और धर्म। धर्म और मोदी, मोदी जी का चेहरा है, दुनिया में डंका बज रहा है, उनकी गारंटी है, वो उनके विकल्प में कौन है, यही सब झूठ रोज मीडिया आपके सामने माइंड गेम के जरिए पेश करती जाएगी। आपको भी लगेगा हाँ डंकवा बज रहा है। अच्छा, जैसे लग रहा है कि नीदरलैंड में मोदी का डंका बज रहा है और आपको गाजीपुर में सुनाई दे रहा है। अमेरिका में जय जय मोदी मोदी की जय जयकार हो रही है और आपको आसनसोल में सुनाई दे रहा है। नहीं है ना, ये एक तरह का झूठ है। और मीडिया उन्हीं लोगों के हाथ में उनके पैसे से चली गई है, खरीद ली गई है, जो पैसा देकर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 10 साल में 10,000 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा देते हैं। अब आप इस राजनीति को समझिए। यानी आप जिससे धारणा बनाते हैं कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी परिवारवादी हैं और बीजेपी टिकट देती है सारे परिवार वालों को, उनका परिवार ना आरएसएस का परिवार। और अखिलेश यादव जी ने तो यहां तक कह दिया कि परिवार होता तो परिवार का दर्द समझते। ये जो लड़ाई है वो झूठ बनाम सच की लड़ाई है। मीडिया झूठ के पक्ष में खड़ी है। इसलिए आप जब किसी चीज का विश्लेषण करें तो जमीनी सच्चाई को देखते हुए विश्लेषण करें। जमीन पर क्या है, जमीन पर लोकतंत्र कहां खतरे में है, इस बात को समझाने के लिए इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है। क्या कर रहा है इंडिया गठबंधन? नौकरी का सवाल उठा रहा है ना, 6800 शिक्षक भर्ती का सवाल उठा रहा है, महंगाई का सवाल उठा रहा है, रोजगार नहीं मिला उसका सवाल उठा रहा है, किसानों की आय 2022 में दुगनी होनी थी नहीं हुई इसका सवाल उठा रहा है, महंगाई के साथ मजदूर का सवाल उठा रहा है। तो देश का सवाल या देश का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए था। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोकतंत्र की धुरी हैं। तो आप जब निर्णय लेंगे कि दो पक्ष आपके सामने हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, तो आप जरा विश्लेषण करें कि एनडीए गठबंधन अपना चुनाव किन मुद्दों पर लड़ने जा रहा है। तो आपको अपने आप ये पूरा राजनीति का माइंड गेम समझ में आ जाएगा। और पटना की गांधी मैदान की रैली के एक एक भाषण को सुना जाए, उन भाषणों के केंद्र में कौन से मुद्दे थे। यहीं से लोकतंत्र खतरे में और यहीं से लोकतंत्र बचेगा। और मुद्दे अगर वहां नौजवानों के रोजगार के हैं, मुद्दे वहां अगर पीडीए का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में पीडीए जैसा नारा, केवल अखिलेश यादव का नारा, इसलिए इसको ऐसे मत देखिए। आइए ना इस नारे पर बात करिए। 90% आबादी, 90% आबादी के 90% देश चलाने में हिस्सेदारी होनी चाहिए, या केवल आबादी की जनगणना रजिस्टर में ये 90% आबादी संख्या मात्र है। दलित इतने परसेंट, आदिवासी इतने परसेंट, पिछड़ा इतने परसेंट, केवल नंबर है वो, या इंसान है। और अगर इंसान है तो देश के नागरिक भी हैं। और अगर देश के नागरिक हैं तो अमृत काल के भारत में 90% इस देश को चलाने में 90% पीडीए का हाथ होना चाहिए। ऐसा है क्या? प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आईएएस, पीसीएस, बिजनेसमैन, नौकरी चाकरी, तमाम तरह के जो संसाधन, जमीन का मालिकाना हक, शिक्षा, रोजगार, 90% पीडीए के पास है क्या? और अगर जाति जनगणना देश का मुद्दा रही, अगर पीडीए देश का मुद्दा है,
अगर संविधान देश के लिए जरूरी है तो ये तीन बातें अपने आप सारी कहानी कह देती हैं कि जिसका संकेत समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उसी पटना के मंच से दे दिया कि इन तीन बातों में यूपी की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें और 80 और 40 120 पर अगर बीजेपी को रोक लिया गया तो आने वाले वक्त में चुनाव पर इसका पूरा असर पड़ेगा और यह बदल कर रख दिया जाएगा। इसलिए अब एक नई चेतना पैदा हो गई है, नई उम्मीद और लकीर खींच कर अब लड़ाई सामने दिख रही है। तो पॉलिटिकल नैरेटिव अब इसके इर्द गिर्द बिना जाएगा और इसलिए अब इंडिया गठबंधन को एक ऐसी ताकत मिली है। बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। अब तो लड़ाई मैदान में लड़ी जाएगी, अब तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं अभी भी कह रहा हूं, दक्षिण भारत में वैसे भी बीजेपी साफ है। उत्तर भारत में ये दो राज्य यूपी और बिहार और तीन नायक, जननायक, समाजवादी और सामाजिक न्याय के तीन विचारक, तीन नेता केंद्र में रख रहा हूं। बाकी बहुत सारे नेता हैं जो साथ में खड़े हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय मोदी जी के सामने खड़े हैं। तो अब इस लड़ाई के बीच में मुद्दे केंद्र में होते हैं, नैरेटिव केंद्र में होता है या व्यक्ति और भावना धर्म की केंद्र में होती है। इसका इम्तिहान अगले 2-3 महीने में इस देश को देना है। पटना से एक पैगाम विपक्षी दलों के लोग देने में कामयाब हुए कि मुद्दे केंद्र में होने चाहिए, देश का भविष्य केंद्र में होना चाहिए, संविधान केंद्र में होना चाहिए। अब इसकी काट बीजेपी क्या देने वाली है, देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी चाहेगी कि जो इतना महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हो, जो असली जगह पर चोट कर रहा हो, जो आने वाले भारत के लिए एक बड़े सवाल पर राजनीति केंद्रित करना चाह रहे हो, उन सारे लोगों को परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, एक जाति के नेता और तमाम तरह से उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि बीजेपी उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहेगी जो मुद्दे यूपी और बिहार में उठाए जा रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।